नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। हमारी खास पेशकश में आप सभी का बहुत स्वागत है। हरियाणा में नायब सैनी सरकार का आज यानी कि 17 अक्टूबर को 1 साल पूरा हो रहा है और इस दौरान सीएम सैनी ने सरकार की सालगिरह पर बुजुर्गों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने बुढ़ापा पेंशन के 3,000 से बढ़ाकर 3,200 रुपए की वृद्धि की है और बताते चले कि ये घोषणा 1 नवंबर से लागू होगी। जानकारी के अनुसार हरियाणा में नायब सैनी सरकार 1 साल पूरा हो गया है और इसको लेकर आज पंचकुला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुजुर्गों के लिए बड़ी घोषणा की है। उन्होंने बुढ़ापा पेंशन 3,000 से बढ़ाकर 3,200 रुपए की है और 1 नवंबर से नई बुढ़ापा पेंशन लागू हो जाएगी। प्रदेश में नायब सैनी की बताते चले कि दूसरी सरकार का पहला साल और बीजेपी सरकार के लगातार 11 साल पूरे हो चुके हैं और इस खास मौके पर शुक्रवार को प्रदेश में सीएम और मंत्रियों ने कार्यक्रम किया है और सीएम ने बुढ़ापा पेंशन 200 रुपए महीना बढ़ाने का ऐलान किया है। अब बुजुर्गों को हर महीने 3,200 रुपए पेंशन मिलेगी। साथ ही जल्द लाडो को भी लक्ष्मी मिलने लगेगी। इसी मामले को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, परिचय करा दें। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार जी जुड़ गए हैं जो कि हिसार से जुड़े हुए हैं और एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि पानीपत से जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं वीरेंद्र सोनी जी। चर्चा की शुरुआत करेंगे लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। नायब सिंह सैनी की दूसरी सरकार का पहला साल कितना नायाब, ये फैसला तो निष्पक्ष विश्लेषण से ही हो सकता है। ये भी कि हरियाणा में बीजेपी सरकार के 11 साल भी पूरे हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम से सरकार का लेखा जोखा जनता जनार्दन के सामने रखा। बोले, इस सरकार के 100 दिन का हिसाब भी मैंने दिया था, अब 1 साल का दे रहा हूं, आगे भी ऐसा होता रहेगा। सीएम ने इस खास मौके पर बुढ़ापा पेंशन 200 रुपए बढ़ाकर अब 3,200 रुपए करने की घोषणा की। 200 रुपए की वृद्धि 1 नवंबर से लागू होगी। हमारे यहाँ देश के अंदर सबसे ज्यादा जो बुजुर्गों को वृद्धा पेंशन वो दी जाती है, वो देश के अंदर सबसे ज्यादा हरियाणा के बुजुर्गों को उनको सम्मान भत्ता दिया जाता है। हमारी सरकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत लाभार्थियों को 3,000 रुपए प्रति माह पेंशन का लाभ उन तक पहुंचाया जा रहा है। इसके अंदर 200 रुपए की और बढ़ोतरी कर रहे हैं। इसके बाद नवंबर माह में लगभग हमारे बुजुर्गों को अब ये पेंशन 3,000 रुपए से बढ़कर के 3,200 रुपया मिलनी ये शुरू हो जाएगी। आज मैं इसकी घोषणा करता हूं। सीएम ने इस खास मौके पर प्रदेश के विपक्ष पर भी निशाना लगाया। बोले, मेरी हंसी प्रदेश के जन जन की हंसी है, जबकि मेरी हंसी को देखकर विपक्ष के पेट में दर्द होने लगता है। सीएम ने विपक्ष को चुटकी भरी तो वो भी कहां चुप रहने वाले थे। जेजेपी के सितारा नेता एवं पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी पलटवार किया। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी कहां पीछे रहती। दुष्यंत जी, नायब सरकार का 1 साल कैसे देखते हैं? हरियाणा बेहाल, पूरी तरह विफल सरकार है और जिस तरह के हालात हरियाणा में बने हैं शायद इतिहास में हमें देखने को ना मिले हों कि लॉलेसनेस प्रदेश के अंदर है और प्रदेश आज रो रहा है। चाहे किसान हो, दोरी मार किसान को पड़ी, उसके खेत का पानी भी सरकार नहीं निकाल पाई, मुआवजा नहीं दे पाई और अब जो बची खुची फसल लेके वो मंडी में जा रहा है उसको भी एमएसपी पे खरीदने की बजाय 200, 300, 500 रुपए सस्ता मजबूरन बेचना पड़ रहा है। कोई भी हो, चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, चाहे किसानों की एमएसपी की बात हो, चाहे युवाओं के रोजगार की बात हो, चाहे हमारे महिलाओं के अत्याचार की बात हो, चाहे हमारे छात्रों की पढ़ाई की बात हो, छोटे दुकानदारों के टैक्स की बात हो, जो भी समस्याएं हैं वो समस्याएं बरकरार हैं। हाँ, लेकिन
इन्होंने अच्छा बोला, सपने दिखाए, और ये सपनों की सरकार है। और ये मैं मानूंगा कि ये जो एक साल रहा वो विफलताओं की सरकार का रहा। गौरतलब है कि सीएम ने कहा कि हमने इस बार के विधानसभा चुनाव से पहले संकल्प पत्र में 217 चुनावी वायदे किए थे, इनमें से 46 पूरे कर दिए हैं, 158 पर कार्य प्रगति पर है। इस बार का नारा है जन विश्वास जन विकास। चलिए आगे देखिए। हरियाणा ब्यूरो टोटल न्यूज़। तो प्रदेश में नायब सिंह सैनी की दूसरी सरकार का पहला साल और बीजेपी सरकार के लगातार 11 साल पूरे हो चुके हैं और इस खास मौके पर शुक्रवार को प्रदेश में सीएम और मंत्रियों ने कार्यक्रम किए हैं और इसमें बुजुर्गों को यहां पर एक तोहफा दिया गया है। इस पर चर्चा करेंगे, हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत देवेंद्र जी मैं आपके साथ करूंगा। सीधा एक छोटा सा सवाल, आप इस एक साल को किस तरीके से देखते हैं, कितना विकास? देखिए सत्यम, सरकार ने काम तो किए हैं। जैसे आज की घोषणाओं की बात करें तो कुछ ना कुछ दे रही है, लोगों को कुछ ना कुछ मिल रहा है। देखिए कोई भी सरकारें हो, कोई भी पार्टी हो, थोड़ा सा दिलासे देते हैं, ऐसे वायदे भी करते हैं जो कभी पूरे नहीं हो सकते और ऐसे भी वायदे होते हैं जो पूरे हो जाते हैं। आज कम से कम जो घोषणाएं की, सत्यम आपको बताऊं मैं, 34 से 35 लाख। देखिए पेंशन कई तरह की है हरियाणा में। एक बुढ़ापा पेंशन है जिसको ओल्ड एज पेंशन कहते हैं। इसमें जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, महिलाओं की या पुरुषों की, उनको ओल्ड एज पेंशनर कहते हैं। ओल्ड एज पेंशन, जिनकी वृद्धावस्था 60 साल से ऊपर है उन्हें महिलाएं और पुरुष भी है। लेकिन कोई महिला दुर्भाग्य से अगर विधवा हो जाती है तो उसको भी इतनी पेंशन मिलती है, भले उसकी उम्र 60 साल नहीं है, मान लो 48 साल 50 साल है तो उसको विडो वाली पेंशन मिलती है। और ऐसे ही दिव्यांगों को भी पेंशन मिलती है। दिव्यांग जो है, स्पेशली चैलेंज जिनको हम कहते हैं, फिजिकली चैलेंज्ड है, उनको भी ये पेंशन मिलती है। और इनके अलावा पीछे बोनों के लिए पेमेंट, मनोहर लाल जी के टाइम जो बोने थे जी, या जो कुआरे थे, कुआरे हैं, उनको भी पेंशन मिलती है। तो कई ये सब लोग वो हैं जिनको 3000 वाली पेंशन मिल रही थी। कैटेगरी अलग अलग है। इनकी संख्या 34 से 35 लाख है। 34 से 35 लाख लोगों को 3000 या उससे पहले सरकार दे रही थी और अब 200 रुपए बढ़ा कर देगी। एक बात ये भी है कि पिछली सरकार जो थी, गठबंधन की सरकार जब थी, तब हर साल में 250 रुपए बढ़ाए जाते थे। मेरे को याद है 1750 हुए, 2000 हुए, 2250 हुए, 2500 हुए, 2750 हुए और फिर 3000 हुए और अब फिर 3200 हुए। 250 रुपए बढ़ते रहे। बुजुर्गों को बहुत आस होती है। देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जो 34-35 लाख लोग ओल्ड एज वृद्धावस्था पेंशन ले रहे हैं। उनमें वाकई आधे तो ऐसे हैं जिनको गुजारा करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। हालांकि उनके लिए तो 200 रुपए भी बहुत है। जो गरीब आदमी है, जो आदमी आधा किलो रोज दूध खरीदता है, मियाँ बीवी है या घर में कोई और तीसरा आदमी है, तो आधा किलो दूध भी खरीदता है, तो उसके लिए 200 रुपए बहुत है। कम से कम चीनी का खर्चा निकल जाता है। बिल्कुल। हालांकि पहले 250 बढ़ते रहे, तो जो घोषणाएं में कुछ लोगों को 15,000 लोगों को अब तक फ्लैट और प्लॉट मुफ्त दिए गए और ये भी कहा गया है उनको रजिस्ट्री, उनका स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगेगी। रजिस्ट्री का जो स्टाम्प शुल्क लगता है वो भी नहीं लगेगा। कल तहसीलें खोली गई है, जिनको तोहफे मिले हैं जी, कल तहसीलें खोली गई है और स्टाम्प ड्यूटी उनको देनी नहीं और रजिस्ट्री से उनके फ्लैट उनके नाम हो जाएंगे। और इसके अलावा सीईटी में जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जो बेरोजगार युवा है उनके लिए 17 से 24 तक एक हफ्ते के लिए पोर्टल भी खोला जा रहा है। तो एक साल पूरा होने पे और बीजेपी से हैट्रिक सरकार का 11 साल पूरे होने पर, नायब सिंह की दूसरी सरकार का पहला साल पूरा होने पे ये तोहफे दिए गए। और अभी मेरे को लगता है 1 नवंबर भी आना है जी। अभी 1 नवंबर भी आएगा 10-12 दिन बाद, तब भी सरकार और मुख्यमंत्री कुछ ना कुछ और देंगे। 1 नवंबर को कुछ और भी योजनाएं अभी आनी है, उसके लिए 10-12 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है महेश जी, एक तरफ तो बीजेपी जो है वो तो जश्न मना रही है अपने 1 साल का, और उधर अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष कह रहा है कि इन 1 सालों में बीजेपी के शासन में हरियाणा बेहाल रहा है। क्राइम को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, बेरोजगारी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। और मैं भी देख रहा था कि आप दुष्यंत चौटाला से बात जब कर रहे थे तो उन्होंने शुरुआत में ही यही बोला कि हरियाणा बेहाल है। आप इन 1 सालों को किस तरीके से देखते हैं महेश जी?
देखिए, मुझे लगता है कि उपलब्धियों भरा एक साल भी नायब सरकार का देखने को मिला, लेकिन उसके साथ ही चुनौतियां भी नायब सिंह सैनी को झेलनी पड़ी है। सबसे ऊपर मैं ये कहना चाहूंगा कि बतौर मुख्यमंत्री उनके हाथ में शक्तियां हैं, ये शायद नायब सिंह सैनी अब तक हरियाणा प्रदेश की जनता को साबित नहीं कर पाए हैं। और विपक्ष भी हमेशा यही कहता रहा कि यहाँ पर शत्रुजीत कपूर और खुल्लर ही सरकार चलाने का काम कर रहे हैं और दोनों का रिमोट है मनोहर लाल खट्टर के हाथ में। तो बतौर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के हाथ में शक्तियां हैं, ये शायद अब तक इन एक साल के दौरान, इस एक साल के अंतराल के दौरान नायब सिंह सैनी हरियाणा प्रदेश की जनता को, अफसरों को, तमाम लोगों को ये संदेश शायद अब तक भी नहीं दे पाए हैं। और जिस तरीके से एएसआई की मौत का मामला सामने आया, जुलाना में एएसआई की मौत को लेकर मनोहर लाल खट्टर बतौर केंद्रीय मंत्री जिस तरीके से वो ऐलान करते हैं कि उनकी मृतक एएसआई की धर्मपत्नी को नौकरी दी जाएगी, उनके बच्चों की शिक्षा का खर्च सरकार उठाएगी, तो विपक्ष ये भी कह रहा है कि ये जो घोषणा है ये बतौर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को करनी चाहिए थे, लेकिन यहाँ केंद्रीय मंत्री सुपर सीएम की भूमिका में है और नायब सिंह सैनी की भूमिका कमजोर बनी हुई है। ये विपक्ष के लोग फिलहाल एक साल के इस मौके पर लोगों के बीच जाकर साबित करने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल आप उपलब्धियों का जिक्र कर रहे थे, तो उपलब्धियों के लिहाज से भी ये बात कही जा सकती है कि जो नौकरियों का जो जिक्र नायब सिंह सैनी कर रहे थे कि मुख्यमंत्री बनने के साथ ही 22-24 हजार जो नियुक्तियां हैं वो कर दी जाएंगी और उसी दिन मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के साथ ही ये जो नियुक्तियां हैं वो नायब सिंह सैनी की तरफ से की गई थी। हालांकि उस पर सवाल भी काफी खड़े किए गए हैं कि कच्ची नौकरियां जो एचकेआरएन के जरिए सरकार ने चुनावी वक्त में दी थी वो वापस लेने का काम सरकार की तरफ से किया गया। चुनौतियां ये भी सामने आई कि जो बीपीएल कार्ड्स बिलो पॉवर्टी लाइन जो परिवार सुविधाएं हासिल कर रहे थे वो तमाम सुविधाएं 10 लाख से ज्यादा परिवारों की वापस ले ली गई। चुनावी रेवड़ियों के तौर पर ये बीपीएल कार्ड बनाए गए थे और बीजेपी ने तीसरी बार सरकार बनाने के साथ ही ये जो सुविधा है लोगों से वापस ले ली। इसके बाद लगातार रोजगार दिए जाने की जो संभावनाएं हैं वो जाहिर जरूर भारतीय जनता पार्टी के लोग करते रहे, लेकिन उस तरह की नियुक्तियां शायद अब तक नायब सिंह सैनी नहीं कर पाए। एक साल के अंतराल में सबसे बड़ी चुनौती का अगर मैं जिक्र करूं तो यहाँ पर ये जो बाढ़ आई पिछले दिनों, ये बाढ़ सबसे बड़ी चुनौती नायब सिंह सैनी के लिए बनी और इस चुनौती से भी पार पाने के लिए नायब सिंह सैनी खुद बाढ़ के पानी में उतर गए, किसानों से संवाद किया, बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की, एक इलाके तक वो गए। संवाद से शायद कुछ बहुत बड़ी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं आता है, लेकिन इतना जरूर हुआ कि अफसरशाही जो है सक्रियता दिखाने लगी, कर्मचारियों को उनकी बात सुननी पड़ी। मुख्यमंत्री का चूंकि दौरा था तो ऐसे में बाढ़ राहत को लेकर कार्यों में तेजी देखने को मिली और नायब सिंह सैनी यही चाहते थे कि लोगों से वो संपर्क साधें और उनकी परेशानियों को दूर करने की कोशिश करें। फिलहाल पोर्टल खोला गया, बाढ़ग्रस्त इलाकों में लोगों को मुआवजे की बात सामने रखी गई, तो कहा जा सकता है कि अच्छी खासी उपलब्धियां नायब सिंह सैनी के इस एक साल के कार्यकाल के दौरान देखने को मिली हैं। लेकिन प्राकृतिक चुनौतियों की वजह से ये जो परफॉर्मेंस नायब सिंह सैनी की बतौर मुख्यमंत्री निकल सकती थी उसमें काफी सारी खामियां, काफी सारी परेशानियां देखने को मिली। बिल्कुल। वीरेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगा। वीरेंद्र जी, जब चुनाव चाहे हरियाणा के हों या फिर किसी अन्य राज्य के हों तो तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं घोषणाएं तो बढ़ चढ़ कर देती हैं, जिससे कि जनता जो है वो प्रफुल्लित हो जाती है, सोचने पर मजबूर हो जाती है कि किसको वोट करें किसको ना करें। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने चुनावी वादे किए, क्या उन वादों पर नायब सरकार खरी उतरी है इन एक साल की अगर बात की जाए? देखिए, अगर हम औसतन देखें तो जो ये 46 घोषणाओं पर अमल हुआ है, ये औसतन हर सप्ताह एक घोषणा बनती है जी। तो इससे ये अनुमान लगता है कि सरकार अपने वायदों के प्रति कितनी गंभीर है। अब ये 200 रुपए जो पेंशन बढ़ाई गई है ये तो बढ़नी थी, क्योंकि हर साल 200 रुपए बढ़नी है। अब अगले साल भी बढ़नी है 200 रुपए, अगले साल भी बढ़ जाएगी, ये तो पहले से निर्धारित था। मनोहर लाल जी तो पहले ही घोषणा कर चुके थे, मतलब घोषणा इसलिए कि हर साल 200 रुपए बढ़नी है, तो कोई ये अचंभा नहीं है, कोई अचानक नहीं बढ़ाई गई है। क्योंकि अगर 200 रुपए से ज्यादा बढ़ाई जाती, 3500 रुपए की जाती तो बात थी, लेकिन ये तो 200 रुपए हर बार बढ़नी है, सरकार का वायदा है, तो इसलिए ये कोई नई बात तो है नहीं। लेकिन सरकार की प्राथमिकताएं तय हैं, तो इसी प्राथमिकताओं के तहत सरकार काम कर रही है। तो इसलिए जिस तरह मैं बता रहा हूं कि हर सप्ताह एक महत्वपूर्ण घोषणा है, तो आगे भी चलता रहेगा, क्रम चलता रहेगा, आगे बहुत कुछ है, क्योंकि अभी तो 4 वर्ष का समय पड़ा है, तो 4 वर्ष में काफी कुछ अभी होना है। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, क्योंकि जो हरियाणा का जनादेश था, तो केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हरियाणा में भी,
तो इसलिए टकराव की कोई स्थिति नहीं है। केंद्र और राज्य का कोई टकराव नहीं है। पंजाब की स्थिति देख लीजिए, हिमाचल देख लीजिए, जिस तरह का वहां टकराव है, जो उनका आर्थिक स्थिति डामाडोल हो रही है। हरियाणा में ये स्थिति नहीं है जी। भाई, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी, तो ऐसे में ना तो अनुदान में कोई कठिनाई है, ना समन्वय में कोई कठिनाई है, ना कोई योजनाओं के में कोई अड़चन आ रही है। तो ये एक लाभ है, ये एक अलग से जो है हम सकारात्मक पक्ष कह सकते हैं। और देखिए, जहां तक 1 वर्ष के कार्यकाल में तो निश्चित रूप से कठिनाइयां भी आई हैं, पार्टी के अंदर से भी चुनौतियां मिली हैं, बाहर से तो मिलनी है, लेकिन पार्टी के अंदर से चुनौतियां मिली हैं, चाहे अनिल विज का प्रकरण रहा हो, चाहे राव इंद्रजीत का रहा हो, चाहे अन्य मामले रहे हो, तो पार्टी में चुनौतियां मिलती रहती हैं। लेकिन क्योंकि केंद्र मजबूत है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां नरेंद्र मोदी का करिश्माई व्यक्तित्व है और उनका मनोहर लाल जी का मार्गदर्शन मिल रहा है, तो ऐसी बात नहीं। हालांकि कई लोग कहते हैं, ये बात बड़ी गंभीरता से कही जाती है कि नायब सिंह डम्मी है, लेकिन डम्मी की बात नहीं, वहां उनको एक मार्गदर्शन मिलता है, क्योंकि मनोहर लाल जी को अनुभव है, क्योंकि वो एक संगठन मंत्री भी रहे हैं और काफी घाट का पानी पिया है, कुशल संगठनकर्ता भी हैं और सरकार भी चलाई है। तो ऐसे में उनकी सेवाओं का, उनके मार्गदर्शन का, उनके अनुभव का ये लाभ मिलता है। देखिए, नायब सिंह सैनी तो पहली बार ही मुख्यमंत्री बने, मंत्री रहे हैं पहले, लेकिन मुख्यमंत्री तो पहले हैं, तो ऐसे में उनको मार्गदर्शन मिलता है। क्योंकि मनोहर लाल जी के कार्यकाल में भी हुआ था, पहले कार्यकाल में उनको पंचकूला में भी हिंसा हुई थी, जो डेरा सच्चा सौदा प्रकरण पर भी हिंसा हुई, जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान भी हरियाणा जला। तो ऐसी घटनाओं से सबक लेते हुए, सीख लेते हुए उनके मार्गदर्शन का लाभ जो है नायब सिंह सैनी को मिल रहा है। तो ऐसे में देखिए, विपक्ष के पास कहने का अवसर है, विपक्ष कह सकता है कि नायब सिंह सैनी डम्मी है, लेकिन ये बात तो केंद्र कैसे स्वीकार कर सकता है? केंद्र तो स्वीकार करता नहीं है। हाँ, लेकिन ये एक बात है कि उनका मार्गदर्शन, उनकी सलाह रहती है, अन्य लोगों से भी सलाह रहती है। देखिए, सांसदों के साथ मीटिंग होती रहती है, सलाह मशवरे किए जाते हैं, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त किया जाता है। तो ऐसे में क्योंकि वो मनोहर लाल जी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो इसलिए उनका नाम जुड़ जाता है। देखिए, और कोई जो पूर्व अधिकारी रहे हैं, वो उनके कार्यकाल के ही चले आ रहे हैं, तो इसलिए विपक्ष को ये कहने का अवसर मिलता है। लेकिन विपक्ष अपनी जगह, देखिए, अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होती तो भारतीय जनता पार्टी भी यही कहती, यही आलोचना करती, यही मुद्दे उठाती जो आज कांग्रेस या इनेलो या जननायक जनता पार्टी उठा रहे हैं, तो ये तो विपक्ष उठाते ही रहता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए जो वायदा किया था, उसमें मुझे लगता है काफी काम करने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी उस वायदे से पिछड़ गई है। मनोहर लाल जी ने जिलाधीश और पुलिस अधीक्षकों को शपथ दिलाई थी, हर जिला मुख्यालय पर जाकर ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन उसका क्या असर हुआ? देखिए, भ्रष्टाचार तो बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पर अंकुश नहीं लग पा रहा और इतना सरल भी नहीं है, और इसके लिए राजनेता भी दोषी हैं, अधिकारी भी दोषी है और जनता भी दोषी है, सब बराबर के दोषी हैं। तो इसलिए इन पर अंकुश, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जाना बहुत आवश्यक है। और नहीं तो इस तरह के ये घटनाएं हाल में हुई हैं, जातिवाद और भ्रष्टाचार, ये जिसका जो घालमेल बना है, वो समाज के लिए कलंक है, समाज के लिए चुनौती है। मैं सर आगे बढ़ूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप ही के पास आऊंगा। एक चीज़ मैं और आपसे जानना चाह रहा हूं कि जो पर्ची खर्ची की बात बीजेपी करती है, क्या बीजेपी के शासनकाल में ये चीज़ें नहीं हैं? अब देखिए, योग्यता के आधार पर तो नौकरियां मिली हैं, पहले जिस तरह के नेताओं को मिलती थी, परिवारों को मिलती थी, उस पर तो अंकुश लगा है। तो ये कुछ इसमें घोटाले भी आए हैं, ऐसी बात नहीं है कि पूरी पारदर्शिता है, कुछ घोटाले पकड़े भी गए हैं, वो अधिकारियों को भी जेल हुई है, कुछ नेता लोग भी पकड़े गए हैं, उनको पदों से हटाया गया है। तो मतलब जो व्यवस्थागत खामियां हैं वो तो हैं, लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से ईमानदारी से प्रयास किया है और कुछ लोगों ने इस योजनाओं को पलीता लगाया, व्यवस्था में चोट की, छेद का लाभ उठाया। तो ये खामियां तो रही हैं, लेकिन सरकार ने अपने स्तर पर ईमानदारी से इस व्यवस्था का पालन किया है और आम आदमी को ये बात काफी घर कर गई है कि जो बिना खर्ची और बिना पर्चे के ही नौकरियां मिली हैं, इसका सरकार को लाभ मिला है। क्योंकि इसलिए जो तीसरी बार सरकार बनी है, उसमें इस नारे का बहुत बड़ा योगदान था। हालांकि इसमें कुछ कमियां हैं, ऐसी बात नहीं है कि पूरी पारदर्शिता है, तो कुछ लोगों का आरोप भी है, समय समय पर विपक्ष भी आरोप लगाता रहता है, लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से जो है ईमानदारी का प्रयास किया और कुछ लोग पकड़े भी गए। अगर इस तरह की खामियां नहीं होती तो लोग क्यों पकड़े जाते? सरकार का संरक्षण तो था नहीं, ये बात बड़ी स्पष्ट है कि सरकार का ऐसे भ्रष्ट लोगों को संरक्षण नहीं था, चाहे वो अधिकारी थे या नेता थे, हटाए भी गए, पदों से हटाए गए, चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही थे। तो मतलब भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्तर पर ईमानदारी से प्रयास किया है। ठीक है। देवेंद्र जी, मैं एक चीज आपसे जानना चाहता हूं कि देखा जाता है तो विपक्ष की तरफ से ये जरूर कहा जाता है कि बीजेपी की सरकार के दौरान जो क्राइम रेट है वो बढ़ा है। क्राइम को लेकर अगर आपसे जाने तो क्या नायब सरकार में क्राइम रेट बढ़ा है या फिर कम हुआ है?
देखिए सत्यम, आज मुख्यमंत्री राज्य स्तरीय कार्यक्रम में थे, क्योंकि 1 साल पूरा हुआ है पंचकुला से। जी। पानीपत में कृष्ण लाल पवार थे जो यहीं के जिले के रहने वाले। आज उन्होंने ये सवाल उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया। हाँ। लेकिन पवार साहब ने ये कहा कि मैंने तो पीछे आपको आंकड़े भी दिए कि ये क्राइम घट गया, ये क्राइम घट गया। दरअसल वो आंकड़ों का हेर फेर होता है, ऐसा नहीं है। अगर हमारे को पत्रकारों को लग रहा है या आम लोगों को लग रहा है या प्रशासन को भी लग रहा है, प्रशासन मानता नहीं है, लेकिन इस तरह की फीलिंग अगर है कि क्राइम बढ़ गए। मैं एक बात सत्यम ये उठाता हूं, ये बात मैंने इस प्लेटफॉर्म से कई बार की, आज फिर कह रहा हूं जी। अगर क्राइम ना बढ़ रहा होता तो आज 8 बजे के बाद, शाम ढलने के बाद कोई महिला बाहर नहीं निकल सकती। आज भी हरियाणा में, मैं ये पहले कहता हूं, गुजरात, महाराष्ट्र, जहां जहां बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं, हमने कई महिलाओं का इंटरव्यू किया, वहां के लोगों से बात की। वो बोलते हैं जी हम महिलाएं अकेले 12 बजे रात को, गर्मियों में जैसे कई बार कई शहरों में चलन है, गर्मियों में सैर करने महिलाएं निकल गई, आइसक्रीम खाने निकल गई, बड़े शहरों में होता है। तो महाराष्ट्र में, गुजरात में और जो बीजेपी स्टेट्स हैं, मान लो मध्य प्रदेश में भी कोई रावगा शिवराज सिंह चौहान के टाइम, महिलाएं रात को अकेले घर से निकल सकती हैं सैर करने, आइसक्रीम खाने। लेकिन हरियाणा में तो ऐसी स्थिति नहीं है, आज भी नहीं है, और कांग्रेस राज में भी नहीं थी। मेरे को याद है पानीपत में ही, कांग्रेस राज की बात बता रहा हूं, यहाँ चेन स्नैचिंग, जो एक वो लोग होते हैं चेन झपट के भाग जाते हैं, अब थोड़ी कमी आई है, कांग्रेस राज में भी था। पानीपत के एसपी होते थे पंकज नैन, जो आईजी हैं, जिनका नाम भी आया इस साल आईपीएस वाले काम में, वो एसपी होते थे। मेरे को याद है महिलाएं पानीपत की बहुत सारी अच्छे घरों की इकट्ठा होकर अपना सोने के चेन और गहने लेके एसपी को कह रही थी, एसपी साहब क्या करें, हमारे पास गहने हम पहन नहीं सकते। महिलाओं का श्रृंगार होता है गहने, उनकी इच्छा होती है कि मैं दूसरों से अच्छे गहने पहनूं, खूबसूरत लगूं, मेरा अट्रैक्शन हो। एसपी को महिलाएं अपना सोना जमा कराने गई थी, वो वक्त मैंने देखा है। आज भी चाहिए सरकार है, 8 बजे के बाद महिला अकेली घर से निकलने से डरती है। यही बात है, क्राइम अगर बढ़ा हुआ है, इस तरह की फीलिंग है तो बढ़ा हुआ है। भले ही सरकार के लोग कुछ भी कहे, जो आंकड़े होते हैं, देखिए हरियाणा क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कौन, इसके आंकड़े कौन देता है? डीजीपी ऑफिस देता है। जिलों की रिपोर्ट डीजीपी ऑफिस को आते हैं, डीजीपी ऑफिस अपने हिसाब से, क्योंकि देखिए पूरे देश का नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की बात नहीं कहता, उसमें पारदर्शिता हो सकती है क्योंकि केंद्र स्तर पे है। लेकिन हरियाणा स्तर पे जो हरियाणा क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, उसके आंकड़े कौन जुटाता है, कौन देता है? वो डीजीपी ऑफिस देता है। और डीजीपी कोई भी हो, ये थोड़ी दिखाएगा कि क्राइम बढ़ गया है। वो आंकड़ों का हेर फेर इस तरीके कहते हैं कि फलां सरकार में 10 साल पहले की बात बताएंगे, 15 साल की, उस सरकार में मर्डर इतने हुए थे, रेप इतने हुए थे, छीना झपटी डकैती इतनी हुई थी, हमारी तो कम हुई है। आंकड़ों को मैनिपुलेशन होता है। वो कोई भी सरकार हो, कोई भी मंत्री हो, कोई भी डीजीपी हो, ये लोगों को सब कुछ अच्छा दिखाने की कोशिश की जाती है। जबकि अगर क्राइम बढ़ा हुआ है, विपक्ष को लगता है, पत्रकारों को लगता है, आम लोगों को लगता है बढ़ा हुआ है, तो बढ़ा हुआ है, इसकी हमारी भी जजमेंट होती है ना। बिल्कुल महेश जी, सवाल तो बहुत सारे मैं पूछना चाह रहा हूं क्योंकि चर्चा तो इसमें बहुत ज़्यादा चल सकती है, लेकिन समय कम। मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूं कि नायब सरकार किसानों के कितने करीब पहुंची है? किसानों की जो समस्याएं थी उनको कितना सॉल्व किया गया? देखिए, मुझे लगता है कि यही वो फैक्टर है जो नायब सरकार के लिए सबसे बड़ी चिंता का सबब बना। एक जाति विशेष से किसान वर्ग को जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान और उसके बाद भी ये कहूँ कि 13 महीनों के किसान आंदोलन के दौरान एक जाति विशेष से सरकार ने इस आंदोलन को जोड़ने की कोशिश की। और आज भी विपक्षी दलों के जो नेता सबसे ज्यादा जिस मुद्दे पर आवाज उठाने की कोशिश कर रहे थे, वो यही मुद्दा था कि एमएसपी किसानों को नहीं मिल पा रही। एक एक दाना खरीदने का दावा चुनावी वक्त में सरकार जरूर करती है, लेकिन जब खरीदारी की बात आती है तो एजेंसियां भाग जाती हैं और प्राइवेट खरीदारों के हाथों जब किसानों को सौंप दिया जाता है तो फिर 200, 300, 400, 500 रुपए कम कीमत पर किसान अपनी फसल बेचने को मजबूर होते हैं। और आज के दिन का अगर मैं जिक्र करूं तो हर एक विपक्षी दल की तरफ से हर एक नेता ने यही आवाज उठाने की कोशिश की कि एमएसपी पर फसलें खरीदने का दावा बीजेपी कर रही है। किसी भी अनाज मंडी में आप चलिए और एमएसपी पर किसानों की फसल की खरीदी दिखा दीजिए। यहां पर जस्सी पेटवाड नारनौल से कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, एक खुला चैलेंज नायब सिंह सैनी को दिया है कि वो लाडवा की मंडी में, अनाज मंडी में खड़े होकर ये दावा करने के लिए तैयार हैं कि किसानों को एमएसपी फसलों की नहीं मिल पा रही। और अब यूरिया खाद की जहां तक बात की जाए तो खाद लेने के लिए लंबी कतारें लगी हैं और पुलिस सुरक्षा का इस्तेमाल करने की, पुलिस को लाठियों का इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ रही है। तो हर बार हम यही देखते हैं कि जब किसान को बीज और खाद की जरूरत होती है तो किसान को लाठियां खानी पड़ती हैं। एक अच्छा काम जो किसानों के हित में किया गया सरकार की तरफ से, वो कीटनाशक
कीटनाशक, जो नकली कीटनाशक किसानों को बेचा जाता था, नकली बीज किसानों को बेचा जाता था, जिससे बड़ा नुकसान किसानों को झेलना पड़ता था, उसके खिलाफ एक कानून बनाने का काम नायब सरकार की तरफ से किया गया। ये एक उपलब्धि आप मान सकते हैं। सरकार जल्दी ही भुगतान कर रही है, ये भी उपलब्धि है। सरकार हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन जितने वायदे दावे किए जा रहे हैं वो उन पर पूरा खरा नहीं उतर पा रही। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका महेश जी और देवेंद्र जी और वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो आपको बता दें कि प्रदेश में नायब सिंह सैनी की दूसरी सरकार का पहला साल और बीजेपी सरकार के लगातार 11 साल पूरे हो चुके हैं, जिसको लेकर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता, पदाधिकारी सभी मिलकर जश्न मना रहे हैं। वहीं विपक्ष इन 1 सालों को आपको बताते चले कि यहां पर यह कह रहा है कि हरियाणा बेहाल रहा है बीजेपी के शासन में। फिलहाल वार और पलटवार का दौर लगातार जारी है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।